हेलो एंड वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हो सब लोग? सो होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन लाइफ। तो अब हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी ये सब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये सब वर्ड्स का यूज होगा, तो इसका पहले इसका मतलब जानना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में ये सब का क्या मतलब है और क्या होते हैं ये सब। तो आज की वीडियो में हम लोग हीट के ऊपर बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो हीट में सबसे पहले इसका एक पुराना कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पहले के लोग क्या हीट के बारे में क्या कहते थे, उसको कैसे समझते थे। तो जो पहले के लोग क्या समझते थे, तो जो अर्लियर थ्योरी थी, ये लगभग 1800 सेंचुरी की बात है। तब क्या होता था, क्या हम लोग मानते थे कि कोई दो बॉडी है, इसका ये ए है, ये बी है, और टेम्परेचर ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा है, मतलब ये हॉट है और ये कोल्ड है, ठीक है। तो ये जो दो बॉडी हैं, तो ये हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जो हीट होती है वो तभी ट्रांसफ़र होती है जब टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तो ये माना गया कि जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो एक कैलोरिक नाम का एक चीज़ होता है, कैलोरिक नाम का, जो कि ट्रांसफ़र होता है। जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो कैलोरिक करके एक क्वांटिटी हमने अज्यूम की थी, उस वक्त ऐसा माना गया था कि कैलोरिक करके क्वांटिटी होती है जो कि ए से निकल के बी में जा रही है, ठीक है। और अगर यही बी हॉट हो जाए और ए कोल्ड हो जाए तो कैलोरिक इधर से बी से निकल के ए में जाएगी। तो ये हम लोग की अर्लियर थ्योरी थी, जिसमें माना जाता था कि कैलोरिक करके एक फ्लूइड होता है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जाता है, और इसी को हम लोग कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट बोलते हैं। हीट ट्रांसफ़र का ये प्रोसेस पहले ये माना जाता था। कोई बॉडी अगर कूल डाउन हो रही है तो वो अपने अंदर से कैलोरिक को रिलीज़ कर रही है, और कोई बॉडी अगर हॉट हो रही है, गर्म हो रही है, तो वो अपने अंदर से कैलोरिक अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इसी को कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट बोलते हैं। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, काउंट रमफोर्ड करके, जिन्होंने उसके बाद कैनन बैरल का एक ऑब्जर्वेशन किया। जब इसमें क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये देखा कि कैनन बैरल्स की जब बोरिंग हो रही थी, जब कैनन बैरल्स को बोरिंग कर रहे थे, उसकी जब ड्रिलिंग कर रहे थे, तो क्या हुआ कि जो चीज़ है वहाँ जब ड्रिलिंग के वक्त हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। जब कैनन बैरल की हीट बोरिंग हो रही थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चीज़ कैनन बैरल इतना इनफाइनाइट वो कैलोरी कैसे ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब कि जितना तेज़ बोरिंग हो रही थी, जितना ज़्यादा तेज़ ड्रिलिंग हो रही थी, उतना ज़्यादा वो बॉडी गर्म हो जा रही थी। तो ये हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि जो कैनन बैरल्स है, जो बॉडी है, वो इतना तेज़ अपने अंदर से कैलोरी कैसे रिलीज़ कर रही है, जितना ज़्यादा तेज़ बोरिंग हो रही थी उतना ज़्यादा उसमें से कैलोरी कैसे रिलीज़ हो रही है। बोरिंग जब हम लोग कम कर रहे थे, ड्रिलिंग कम हो रही थी, तो कम कैलोरी निकल रही थी। अब जब बोरिंग की स्पीड तेज़ होगी, जब बोरिंग ज़्यादा हो रही थी, तब कैलोरिक ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी है उसके अंदर का इनफाइनाइट कैलोरिक है, जो कि जितना तेज़ बोरिंग हो रही है उतनी तेज़ वो कैलोरी को रिलीज़ कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये आइडिया गलत है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने इसको चैलेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वर्क के। जितना तेज़ बोरिंग हो रही थी उतना ज़्यादा बॉडी गर्म हो रही थी। उन्होंने यहाँ इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, इस कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को चैलेंज किया कि कैलोरिक नाम का कोई सब्सटेंस नहीं होता है, बल्कि जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी।
हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हीट का, वो कहता है कि जो हमारी हीट है वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होगा वो हीट कहलाता है, कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के वक्त जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी को हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करके इस थ्योरी को चैलेंज किया। इनका कोई खास बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो इनका नहीं था इसमें, पर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि जूल्स आए, जैसे कि हेल्महोल्ट्ज़, रॉबर्ट मेयर और जूल्स। इन सब की कंट्रीब्यूशन से इन सब ने आगे इसके बारे में स्टडी की और फिर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और आज मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो उसके बाद हीट को नई डेफिनेशन दी। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट, जो मॉडर्न डेफिनेशन है हीट की, वो है फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये है हमारी हीट की मॉडर्न डेफिनेशन। जब भी कोई बॉडी में, कोई दो बॉडी के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी तरह वर्क भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, पर वो टेम्परेचर डिफरेंस पर नहीं डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। वर्क, मैकेनिकल वर्क जो हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वर्क के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग हीट को देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हीट की मॉडर्न डेफिनेशन ये है। उसके बाद कुछ बात करते हैं सिंबल। हीट का क्या सिंबल होता है? हीट का सिंबल है क्यू। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हीट को। उसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, हीट की यूनिट की बात करते हैं तो हीट की जो एसआई यूनिट है वो है जूल्स, क्योंकि जूल्स का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है वो है कैलोरी। कैलोरी को भी हम लोग CAL से यूज करते हैं, और कैलोरी को भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक बहुत कॉमन यूनिट है, ये बार बार देखने को मिलेगी। इसका कन्वर्जन अगर देखें तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल्स होता है। इसको नोट करो, इससे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल्स होते हैं, ठीक है। ये सिंबल है, ये डेफिनेशन है, देन ये सिंबल है, देन ये यूनिट है, और देन ये कन्वर्जन है दोनों यूनिट का। ऑलराइट, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। उसके बाद बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसको कर लिया नोट। अब बात करें साइन कन्वेंशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। तो देखो, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है ए। अगर ये सिस्टम अपने से हीट को रिलीज़ कर रहा है, ये सिस्टम में से हीट रिलीज़ हो रही है, कोई सिस्टम है उसमें से हीट निकल रही है, तो जो हीट का साइन आएगा वो होगा नेगेटिव। हीट, जब कोई सिस्टम अपने में से हीट रिलीज़ कर रहा है तो क्यू नेगेटिव होगा। वहीं अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमने कोई हीट दी सिस्टम को, हमने कोई हीट डाली सिस्टम में, हीट सिस्टम ने गेन की, एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे जो आएगा सिंबल वो होगा पॉजिटिव। सिस्टम में से हीट दी निकाली गई, सिस्टम ने हीट कुछ दे दिया तो नेगेटिव, और सिस्टम ने हीट ले लिया, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया कुछ हीट को, तो क्यों हमारा पॉजिटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशन, इसको नोट करो। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ पे।
इसको नोट करो, उसके बाद आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब देखेंगे। इतना नोट को जल्दी से करो। हो गया, मिटा दूँ? चलो 1 2 3। तो अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी, तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी को फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि ये है क्या चीज़। देखो हमारे पास मान लो कोई एक बॉडी है ए, एक दूसरी बॉडी है बी, इसका मास है 1 kg, इसका मास भी है 1 kg। इन दोनों बॉडी का जो इनिशियल मास है वो सेम है। ओके, अब इसका टेम्परेचर, इनिशियल जो टेम्परेचर है वो भी सेम रखते हैं, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है लेट्स सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका इनिशियल टेम्परेचर भी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें अब हमें क्या करना है कि इसको कुछ हीट सप्लाई करनी है, इसको भी कुछ हीट सप्लाई करनी है, जिससे कि इसका फाइनल टेम्परेचर जो 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इसका भी फाइनल टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। मतलब कि हमें कुछ इतनी हीट सप्लाई करनी है जिससे कि इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री, मतलब कि इसका जो था इनिशियल टेम्परेचर उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये और बढ़ जाए, इससे भी इसका भी जो इनिशियल 50 डिग्री था इसके बाद ये 51 डिग्री हो जाए, मतलब 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज हो जाए। हमें कुछ इतनी हीट इसको सप्लाई करनी है। मास हमने 1 kg दोनों का इनिशियल मास लिया है, ठीक है। तो अब हमने इसको हीट सप्लाई किया, इस बॉडी ए के नीचे बर्नर रखा और इसको अब हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया। तो हमने ये देखा कि ये 1 किलो मास के बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में लेट सपोज जो Q है वो 1000 जूल्स लग गया। अब हमने इसको भी 1000 जूल सप्लाई किया, पर इसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं हो पाया, उसके 51 के बीच 50.67 ऐसे ही रह गया। ऑलराइट, तो अब हमने क्या किया कि और इसको हीट सप्लाई किया क्योंकि हमें इसका फाइनल टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो अब इसको हीट सप्लाई जब किया हमने, तो हमने देखा कि जब हमने इसको 1200 जूल्स हीट सप्लाई कर दिया तब इसका टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। मतलब कि ये ए बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1000 जूल्स Q लगा, मतलब कि 1000 जूल्स हीट एनर्जी लगी, और इसको भी 1 किलो मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1200 जूल्स लगा। तो यहाँ पे इसको 1000 ही लगा, इसका भी मास सेम था, टेम्परेचर इनिशियल सेम था, फाइनल टेम्परेचर भी हमें सेम अचीव करना था, पर इसको क्यों, इसका Q ज़्यादा था, इसको हीट क्यों ज़्यादा लगी। ये ए और बी दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, हो सकता है ये आयरन हो सकता है ये एल्युमिनियम हो सकता है कॉपर हो, सब अलग अलग हैं सब्सटेंस। तो यही चीज़ कि इसको सेम टेम्परेचर अचीव करने के लिए क्यों हीट डिफरेंट लगी, इसी को हम लोग बताते हैं हीट कैपेसिटी से। मतलब कि इसने हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की फॉर चेंजिंग टेम्परेचर टू 1 डिग्री, फॉर रेजिंग इस टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मास बी ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की इसी टेम्परेचर को लेने के लिए जितना कि ए को चाहिए था, पर इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब की हीट एनर्जी को। तो मतलब कि इसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, बी की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ए से ज़्यादा है। बी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और ए कम कर रहा है, मतलब बी की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ए से ज़्यादा है।
इसको समझाने का बस मतलब इतना है कि हर बॉडी की जो हीट की एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, और इसी को कैसे मेज़र करेंगे कि कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकती है और कितना लूज़ कर सकती है, कितना रिलीज़ कर सकती है, और किसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा कर सकती है, कितना कम कर सकती है। इसी के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी को पढ़ते हैं कि किसी बॉडी में हीट को एब्जॉर्ब करने की या रिलीज़ करने की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, वो डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ unit gram of substance through (1 degree centigrade) to change the temperature or to raise the temperature, to raise the temperature of unit gram of substance through 1 degree centigrade। ये केवल एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें 1 kg लिया हुआ है ना, तो ये स्टैंडर्ड नहीं, ये केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए था। जब हम लोग इसको 1 ग्राम अगर ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी हीट लग रही है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से डिफाइन करेंगे। इसमें 1 kg लिखा था, ये केवल समझाने के लिए था, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन इससे मत रिलेट करना कि 1 kg का नहीं होता है। स्टैंडर्ड जब हम लोग बात करते हैं तो 1 ग्राम के लिए बात करते हैं, फॉर यूनिट ग्राम। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, ये 1 kg केवल समझाने के लिए किए थे। ठीक है, इसको 1 kg 10 kg 100 kg कुछ भी ले लो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दें। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डिफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हम लोग की नॉर्मल हीट कैपेसिटी होगी उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और वो होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ये होता है हीट कैपेसिटी। जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तब हम लोग देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, क्योंकि जब डिफरेंस लेंगे तो 1 केल्विन भी बोल सकते हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर जो हमें काम का जो है हमारे वो है मोलर हीट कैपेसिटी, जो हमारे यूज का है और जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे वो है मोलर हीट कैपेसिटी। क्योंकि जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो वो तब हम लोग 1 ग्राम ऑफ गैस नहीं लेंगे, तब हम लोग 1 मोल ऑफ गैस लेंगे। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी। ठीक है, और यहाँ ये कैपिटल सी है, और ये क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर और टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। दैट इज मोल के लिए हम लोग यहाँ n का यूज़ करेंगे, n के लिए मोल के लिए हम लोग n का यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो ये है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। यहाँ पे हम लोग मोल्स की बात करेंगे, ठीक है। एन किस लिए है हम लोग का? मोल्स के लिए, 1 मोल। यहाँ हम लोग 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एन मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन जो हमारा वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एन यूज हुआ है। यहाँ हम लोग ग्राम में बात कर रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना है टेम्परेचर को। टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी देखो क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। अब अगर हमारा डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो C कितना होगा? जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है वो कितना, 0 आ गया। अगर यहीं पर हमारा डेल्टा टी हमारा 0 हो जाए तो जो हमारा C होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट हो गया। जब डेल्टा क्यू हमारा 0 होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। और जब हमारा डेल्टा टी 0 हो जाए, मतलब टेम्परेचर का चेंज 0 हो जाए, तब हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो C है उसकी जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट है। उसकी रेंज जो C है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। जो C है हमारा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। तो अब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। इसकी रेंज तो 0 से इन्फिनिटी है, इतनी लंबी रेंज है, तो हम इसको यूज में लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे देखना होगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे देखना होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक होता है और जब हमारा प्रोसेस आइसोबारिक होता है। आइसोबारिक का मतलब डेल्टा पी हमारा 0 हो जाता है, दैट इज हमारा जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा वी 0 हो जाता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं CV। और जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं CP। जो CV है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे? डिफिनेशन क्या होगी इसकी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये CV और CP की वैल्यूज नोट करो, इसके फॉर्मूला नोट करो जल्दी से। अब देखो एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। इसको नोट कर लिया? मेयर्स रिलेशन ये क्या है? ये कहता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये नोट करो। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, उसका यूज़ होता है इसके डेरिवेशन में। इसलिए हम लोग इसको डेरिवेशन तो बाद में डिराइव करेंगे, पर अब ये के लिए इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो ये कैपिटल C के लिए है, ठीक है। अभी अगर इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं जो कि स्मॉल c है, ये कैपिटल C मोलर हीट कैपेसिटी का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा ये C होता है वो मोलर मास इंटू C के बराबर होता है, स्मॉल c। तो मतलब ये जो CP हो जाएगा m मोलर मास m कैपिटल M इंटू CP, और CV होगा वो m इंटू स्मॉल
सी वी ये स्मॉल सी है। ऑलराइट, तो ये क्या आ जाएगा, एम सी पी माइनस एम सी वी इज इक्वल टू आर, मतलब सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई एम। ये दूसरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट करो। ये मोलर वाला है, ये स्पेसिफिक वाला है, नोट करो इसको जल्दी से। ये जो सी पी सी वी होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करेंगे कि ये जो सी पी, देखो सी पी की जो वैल्यू होती है, ये वाले सी पी की वैल्यू जो होती है, ये नोट कर लिए, इसको हटा दे रहे हैं नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो ये जो सी पी होता है वो होता है एफ बाई टू आर, जो सी वी होता है वो होता है एफ बाई टू आर, और जो सी पी होता है वो होता है एफ बाई टू प्लस वन आर। एफ क्या है, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर क्या है, हाँ ये आर क्या है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू 8.314। ठीक है, इसको जब हम लोग ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये याद रखो कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, एट 8.314 भी होता है, 0.0821 भी होता है, पर यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ जब लीटर एटीएम में लिखेंगे तो अलग आएगा। इसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाले में जब बात करेंगे तो वहाँ से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में आर आता है पी वी बाई एन टी, यहाँ से इसकी यूनिट होती है। जब ये पी और वी की अलग अलग यूनिट होंगी तो ये अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी ये याद रखो कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम लोग डिटेल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करेंगे। जो ये एफ होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आज जो लगभग हीट के बारे में हम लोग ने सब पढ़ लिया है। जो चीज़ नहीं पढ़ पाए वो इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि अभी वो सब चीज़ों के अपकमिंग लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसका यूज होगा। जैसे इसमें फर्स्ट लॉ का यूज होगा इसके डेरिवेशन में, इसको तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। एंड तो ओके, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।